नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से संबंधित, कैसे डेफिसिट को मोनेटाइज करके देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स को कैसे फाइनेंशियली एम्पावर किया जा सकता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स का रोल बड़ा होने वाला है इस महामारी से निपटने में। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस के बारे में। इसके बाद लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्पेस सेक्टर से संबंधित। देखो, प्राइवेट कंपनीज के बीच जो रेस लगी है स्पेस में पहुंचने के लिए, इससे संबंधित सुबह एक वीडियो पब्लिश हुआ था। ये वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी डिटेल से कि किस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज के बीच आपस में रेस चल रही है स्पेस में पहुंचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश की इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में मूडी, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की इकोनॉमी की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। आप ये पिक्चर देखिए, पहले इंडिया की रेटिंग थी Baa2 और अब मूडी के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी की रेटिंग दी गई है Baa3। इंपॉर्टेंट बात देखो ये है, अगर इसके बाद इंडिया की इकोनॉमी की रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया जाता है, यानी Baa3 के बाद नीचे की रेटिंग्स दी जाती हैं, एक स्टेप नीचे के भी, फॉर एग्जांपल Ba1 दे दी गई, तो ये क्रेडिट रेटिंग नॉन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती है। मतलब कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक प्रकार से राय देती हैं इन्वेस्टर्स को कि आप इस प्रकार की इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करने से बचिए। वैसे तो देखो, विभिन्न एक्सपर्ट्स ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि आप मूड पर ध्यान दीजिए, मूडी पर ध्यान मत दीजिए। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो भी रेटिंग्स दी गई हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आज के जो राइटर हैं वो कहते हैं देखो फ़र्क पड़ता है। मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमारे देश की इकोनॉमी पर जो अपना आउटलुक है वो नेगेटिव बरकरार रखा है। यानी लगता है मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कि हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी, और फर्दर अगर रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा हमारे देश से निकाल कर ले जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की इंस्ट्रक्शंस को काफ़ी ध्यानपूर्वक फॉलो किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। उसके बाद क्या होगा, अगर देखो इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे अभी फ़िलहाल भरे हैं वो खाली होना स्टार्ट हो जाएंगे। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित क्राइसिस को हैंडल करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये है कहने का कि मूडी के द्वारा हमारे देश की इकोनॉमी को जो क्रेडिट रेटिंग दी गई है उनको सरकार को सीरियसली लेना चाहिए, और सरकार सीरियसली ले भी रही है, ऐसा संकेत मिल रहा है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जो वीक पॉइंट्स बताए हैं, हमें उन वीक पॉइंट्स को एड्रेस करने की आवश्यकता है। ये वीक पॉइंट्स हैं जो मूडी ने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताए हैं। सबसे पहले स्लोइंग ग्रोथ। पिछले कुछ समय से हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कम रही है। दूसरे नंबर पे राइजिंग डेट, कर्ज हमारा बढ़ा है। तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल सेक्टर वीकनेस, फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स हैं देश की इकोनॉमी के वो पहले के अपेक्षाकृत कमज़ोर हुए हैं। मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के देखो ये सारे कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं। अगर हम चाहते हैं कि फर्दर हमारे देश की इकोनॉमी की रेटिंग अपग्रेड हो, डाउनग्रेड ना हो, तो हमें इन सब इंडिकेटर्स पर काम करना होगा। आरबीआई ये एक्सपेक्ट करता है करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है ये 12% ऑफ जीडीपी तक रह सकता है। मूडी ये भी एक्सपेक्ट करता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो है ये 72% ऑफ जीडीपी से बढ़कर 84% ऑफ जीडीपी तक हो जाएगा, और बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी बढ़ सकता है। क्यों?
क्योंकि देखो इकोनॉमिक सिचुएशन फिलहाल ख़राब है, महामारी के कारण काफ़ी सारी कंपनीज बैंकरप्ट होंगी, और बैंकरप्ट जब वो होंगी मतलब उन्होंने बैंकों से लोन लिया है वो वापस नहीं चुका पाएंगी, तो बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा। सरकार भी देखो इन सब इश्यूज से भली भांति से परिचित है। सरकार नहीं चाहती कि देश की इकोनॉमी के इंडिकेटर्स खराब हों और रेटिंग एजेंसीज फर्दर इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड करें। इसी वजह से देखो 20 लाख करोड़ का जो हाल ही में पैकेज अनाउंस किया गया, उसमें सरकार ने इस बात का ख्याल रखा कि फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए। सरकार ने ये पैकेज अनाउंस करते वक्त बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय किया। आर्टिकल में कहा जाता है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए जो पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है, इसमें डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी है। फिस्कल स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? देखो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब ये होता है जब सरकार टैक्स को कम करती है, ये सोच रख के कि टैक्स को कम किया जाएगा तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बूस्ट होगी। या फिर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करती है अपनी तरफ से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, ये इंश्योर करने के लिए। ये मतलब होता है फिस्कल स्टिमुलस का। सिंपल भाषा में बात करें तो फिस्कल स्टिमुलस का मकसद होता है जनता के हाथ में पैसा देना ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ किया जा सके, इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। अब देखो सरकार ने जो ये पैकेज अनाउंस किया है, लोगों को पैसा देने का जो सोचा है, एक्चुअल में जो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा सरकार के स्टिमुलस पैकेज से वो 1% ऑफ जीडीपी तक होगा। देखो नेचुरली इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इससे जो फिस्कल डेफिसिट है वो अलग है, 3% 4% जितना भी है वो, वैसे 3% के आसपास है। लेकिन सरकार ने अपनी मर्जी से जो पैसा खर्च करने का निर्णय लिया है देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, उससे फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी। ये मतलब है डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस का। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो गवर्नमेंट का ये स्टेप अच्छा था कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस सिर्फ 1% है। इससे देखो ये समस्या तो एड्रेस हो जाएगी कि कर्ज हमारा नहीं बढ़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा वीकनेस भी नहीं दिखेगी। बट देखो पहला फैक्टर जो है, देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो रही है, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? इसको एड्रेस करना तो जरूरी है ना। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है तो फिस्कल स्टिमुलस तो ज़्यादा होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा, तभी तो इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो कैसे एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब कर्ज भी ना बढ़े और गवर्नमेंट स्पेंड भी कर दे। इसका देखो एक सॉल्यूशन है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, यानी सेंट्रल बैंक, हमारे केस में आरबीआई, ये गवर्नमेंट को पैसा दे दे। अब देखो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को पैसा कैसे दे सकती है? एक तो सीधा सीधा नोट छाप के दे दे, लेकिन देखो नोट छापने जैसी जो चीजें हैं वो पहले हुआ करती थी। आज का जो समय है मॉडर्न इकोनॉमी का समय है, आज के समय में नोट छापने की जरूरत नहीं है। आज के समय में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को परचेज करके। ट्रेजरी बिल देखो एक प्रकार से प्रोमिसरी नोट होता है, जैसे सेंट्रल बैंक बोले किसी को, फॉर एग्जांपल इस केस में आरबीआई को, अभी आप हमें 1000 रुपये दे दीजिए, 2 सालों के अंदर हम आपको 1100 रुपये वापस दे देंगे। तो ये सिंपल से सिंपल एग्जांपल है ट्रेजरी बिल का, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से अगर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल परचेज करेगी तो सेंट्रल बैंक के पास काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा आरबीआई की तरफ से। ये एक एग्जांपल है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। समझ गए? मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब होता है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दें। और देखो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे सकती है, इसके लिए सिर्फ एक रास्ता पैसा छापना ही नहीं है, करेंसी प्रिंट करना नहीं है, और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं जिनसे आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे सकती है, जिसमें से एक ये है कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को परचेज कर ले। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आरबीआई अपने ट्रेजरी अकाउंट में एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री की सहायता से कुछ पैसे क्रेडिट कर दे। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं,
आरबीआई का जो ट्रेजरी अकाउंट है, खजाने वाला अकाउंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री ऐड करके आरबीआई अपने ही खाते में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दे खुद को ही। अब आपके दिमाग में आया होगा कि देखो ये ऑलमोस्ट सेम हो गया ना, करेंसी को प्रिंट आप कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंट्री से अपने ही खाते में पैसा डाल रहे हो, तो दोनों चीज़ें सेम हो गई, रिजल्ट दोनों का सेम निकलेगा। कैसे? क्योंकि आमतौर पर पैसा छापने के विरुद्ध जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि करेंसी को अगर ज़्यादा प्रिंट किया जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, सिचुएशन वो आ जाएगी जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, ग्रेट रिसेशन जो 1929 में आया था कि 1000 रुपये में एक पेंसिल आ रही है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी। लेकिन राइटर मना करते हैं, राइटर कहते हैं देखो अगर थोड़ा सा मार्केट में पैसा बढ़ता भी है तो इससे इन्फ्लेशन नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी डिमांड इकोनॉमी में बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी अगर आरबीआई के द्वारा ऐसा किया जाता है। बट इससे फ़ायदा ये होगा वेरियस फर्म्स या फिर यूँ सिंपल कहें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं हो रही हैं, पोटेंशियल के हिसाब से होने लगेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियली एम्पावर करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बात तो अभी साफ हो गई है, लोकल गवर्नमेंट्स काम, चाहे वो लोकल रूरल गवर्नमेंट्स हों या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हों, इन लोकल गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कोविड-19 की महामारी से निपटने में। ये लोकल गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन गैदर करने में, मॉनिटरिंग में, इमीडिएट एक्शन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। बट देखो दिक्कत ये है इन लोकल गवर्नमेंट्स के पास पैसों की कमी होती है, इतने रिसोर्सेज इनके पास नहीं होते कि ग्राउंड लेवल पर अच्छे से काम कर सकें। इस आर्टिकल में राइटर 3 सोर्सेज के बारे में बताते हैं। उन 3 सोर्सेज की सहायता से लोकल गवर्नमेंट्स के पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है और वो अपने फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है लोकल फाइनेंस, दूसरे नंबर पे एमपी लेड, तीसरे नंबर पे 15th फाइनेंस कमीशन। एक एक करके तीनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं लोकल फाइनेंस की, यानी ये लोकल बॉडीज़ खुद से ही रेवेन्यू जनरेट करें। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स की सहायता से। देखो प्रॉपर्टी टैक्स की सहायता से लोकल बॉडीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये है प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक से इन्फोर्स नहीं किया जाता। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का टोटल जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का कंट्रीब्यूशन 44% है, जबकि रूरल लोकल गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू में प्रॉपर्टी टैक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। जैसा हमने डिस्कस किया पोटेंशियल देखो प्रॉपर्टी टैक्स का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल कलेक्शन बहुत कम है। और देखो कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर पंचायत लेवल पे जो लोकल टैक्स कलेक्शन है ऑलमोस्ट 0 है। कुछ और फैक्ट्स सामने रखे जाते हैं आर्टिकल में प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित। जो ये OECD कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ आते हैं इस ग्रुप में। तो इन देशों में प्रॉपर्टी टैक्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 2.1% ऑफ जीडीपी। हमारे देश में कितना है? इंडिया में 2017-18 में रहा सिर्फ 0.14% ऑफ जीडीपी। और अगर देखो प्रॉपर्टी टैक्स में लैंड को भी कवर कर लिया जाता है, बिना प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज किए रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। प्रोफेसर ओपी माथुर, इनकी एक स्टडी कहती है 2002-2003 के बाद से हमारे देश में जीडीपी में प्रॉपर्टी टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन कर रहा है। ये एक गलत सिग्नल है। तो ये एक सजेशन दिया जाता है राइटर के द्वारा लोकल फाइनेंस की कैटेगरी में। इसके बाद इसी कैटेगरी में राइटर के द्वारा ये भी बोला जाता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा और सब अर्बन पंचायत के द्वारा कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड रिलीज़ किया जा सकता है 10 सालों के लिए। ये बॉन्ड लोग परचेज करेंगे, इससे भी म्यूनसिपैलिटीज़ को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। 1998 का एग्जाम्पल दिया जाता है, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड रिलीज़ किया गया था और इससे कुछ ही दिनों में $4 बिलियन मोबिलाइज कर लिए गए थे। इसी प्रकार से
म्यूनसिपैलिटीज़ कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड को रिलीज़ करके भी अच्छा खासा पैसा मोबिलाइज कर सकते हैं। इवन देखो म्यूनसिपैलिटीज़ के पास या फिर लोकल गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है रेवेन्यू कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल लैंड को रेंट पर दे दिया, लीज पर दे दिया, या फिर जो लोग इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को उनसे कुछ फीस वसूल ली, ये भी एक ज़रिया हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सोर्स की, एमपी-लेड। देखो 2 सालों तक सरकार ने एमपी-लेड स्कीम को सस्पेंड कर दिया है। इससे सरकार अच्छा खासा पैसा बचाएगी, ऑलमोस्ट 4000 करोड़। सरकार क्या कर सकती है, एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर लोकल गवर्नमेंट्स को ये फंड एलोकेट कर सकती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स, चाहे वो अर्बन एरियाज़ की लोकल गवर्नमेंट्स हों या फिर रूरल एरियाज़ की, वो देखो अच्छा काम कर सकती हैं अगर उन्हें एमपी-लेड का ये पैसा मिल जाता है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई निश्चित क्राइटेरिया यूज़ कर सकती है फंड्स एलोकेट करने के लिए। तीसरी कैटेगरी है 15th फाइनेंस कमीशन। देखो लोकल गवर्नमेंट्स को 15th फाइनेंस कमीशन में एक स्पेशल कोविड-19 कंटेनमेंट की ग्रांट दी जा सकती है, और इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्राइटेरिया भी रखा जा सकता है। 2020-21 में 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट्स को ग्रांट जो दी गई है वो है 90,000 करोड़, जो कि देखो 15th फाइनेंस कमीशन के अपेक्षाकृत सिर्फ 3% ज़्यादा है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया, इसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स को कोई फंड्स एलोकेट नहीं किए गए लोकल लेवल पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए या फिर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास पैसे हों, वो फाइनेंशियली एम्पावर हों, क्योंकि उनका रोल बड़ा होने वाला है इस महामारी से निपटने में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर काफ़ी सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने हैं, जैसे लद्दाख में गोगरा पोस्ट, गलवान वैली और फिंगर एरियाज इन पेंगोंग सो लेक, सिक्किम में नकुला पास। ये कुछ साइट्स हैं जहां पर फिलहाल स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच। ये जो घटना है 2017 के डोकलाम विवाद से भी बड़ी है, क्योंकि देखो फिलहाल जो चाइना की आर्मी ने घुसपैठ की है वो मल्टीपल लोकेशंस पर की है, सिर्फ एक लोकेशन को लेके विवाद नहीं है। अभी हाल ही में कोशिश हुई 6 जून को दोनों देशों की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी थे उन्होंने आपस में मुलाकात की। उसके बाद दोनों देशों की फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स ने भी आपस में डिप्लोमेटिक चैनल से बात की। देखो ये उम्मीद करना कि 1 या 2 बातचीत से ये विवाद सुलझ जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया विवाद जो है डोकलाम विवाद से भी बड़ा है। समय लगेगा इस पूरे विवाद को अभी सुलझाने में, लेकिन हम अभी बातचीत जो हुई, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हुई या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे, दोनों देशों की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आई कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बातचीत की सहायता से इस पूरे विवाद को सुलझाया जाएगा। आर्टिकल में कहा जाता है कहीं ना कहीं देखो हमसे भी चूक हुई है। पिछले साल हमने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को चेंज किया, उसके बाद चाइना ने इस पर अपना कंसर्न जताया था, विरोध किया था। हमारे होम मिनिस्टर ने भी अक्साई चीन से संबंधित एक स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट में। तो चाइना की तरफ से जो सिग्नल्स आए हमें उन सिग्नल्स को समझना चाहिए था। हमें यह भी पता था कि स्नो लाइन पिघलने के बाद चाइना की आर्मी की तरफ से इनकर्जन हो सकता है, घुसपैठ हो सकती है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हम तैयार क्यों नहीं थे, LAC पर प्रॉपर पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही थी, आखिरकार हमने ऐसा क्यों होने दिया कि 5000 से ज़्यादा, ये सिर्फ एक अनुमान है, 5000 से ज़्यादा चाइना के सैनिक एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आके जमा हो जाते हैं, बट हमारे पास कोई इंटेलिजेंस भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चूक है। इसके बाद आर्टिकल में 2 बातें बोली जाती हैं। एक तो देखो गवर्नमेंट को थोड़ा सिचुएशन को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि मीडिया में बहुत तरह की स्पेकुलेशन चल रही है कि चाइना की आर्मी कितने आगे आई है, कहाँ कहाँ पर है। तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए कि फिलहाल बॉर्डर पर सिचुएशन है क्या। दूसरा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
देखो चूंकि इनकर्जन यानी घुसपैठ चाइना की आर्मी ने की है, इंडिया को इससे कम नहीं मानना चाहिए कि अप्रैल में जो स्टेटस को था उस पर चाइना वापस लौटे। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम कंडीशन जिस पर यह स्टैंड ऑफ खत्म हो, इंडिया के लिए यह होना चाहिए कि चाइना की आर्मी ने घुसपैठ करके अपने जो टेंट वगैरह लगाए हैं कि भैया आप अपने ये टेंट उखाड़ के ले जाओ, अप्रैल में जो सिचुएशन थी वही होनी चाहिए। इस पर इंडिया माने तो ठीक है, अदरवाइज इंडिया बिल्कुल भी नहीं माने, स्टैंड ऑफ चलता है तो चलने दो। अदरवाइज तो देखो चाइना बार बार में इसी प्रकार की घुसपैठ करेगा और हर बार इंडिया से कुछ ना कुछ लिवरेज लेगा, कुछ ना कुछ कंसेशन की डिमांड करेगा। लेकिन अब इंडिया को अपनी रेड लाइंस ड्रा करनी चाहिए और एक टफ सिग्नल चाइना को देना चाहिए। अगर आप टेंशंस चाहते हो तो हम टेंशंस के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशन से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल स्पेस रेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो हाल ही में स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके फाउंडर हैं इलोन मस्क, स्पेसएक्स ने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा। नासा ने अपना ह्यूमन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम 2011 में बंद कर दिया था। उसके बाद नासा के एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए रशिया की स्पेस एजेंसी का सहारा लिया जाता था नासा के द्वारा, लेकिन रशिया की स्पेस एजेंसी इसके लिए अच्छा खासा पैसा वसूलती थी। लेकिन देखो अब स्पेसएक्स ने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है यूएसए की ज़मीन से ऑलमोस्ट 9 साल के बाद। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज के बीच जो रेस है स्पेस में पहुंचने की या फिर नई नई इनोवेशन लाने की, ये और ज़्यादा इंटेंस होगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नासा ने कहा है कि हम इनवाइट करते हैं दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अपनी इनोवेशन को शो करें स्पेस सेक्टर में और हम उनकी इनोवेशन को इस्तेमाल करेंगे। इलोन मस्क का ये कहना है कि मेरा प्लान ये है कि जैसे देखो जितनी कॉमन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं उतनी ही कॉमन स्पेस फ्लाइट्स होनी चाहिए। एक जापान के अरबपति हैं, इन्होंने तो साइन अप भी कर लिया है स्पेसएक्स के साथ। स्पेसएक्स कंपनी इनको मून तक लेके जाएगी और वापस भी लेकर आएगी। तो देखो सही में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्पेस में कॉमर्शलाइजेशन जो है अब और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वैसे देखो इंडिया की हम बात करें, इंडिया ने भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अब स्पेस सेक्टर को ओपन कर दिया है। इवन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसरो की फैसिलिटीज़ को भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। बट देखो स्पेसएक्स ने जो ये अचीवमेंट हासिल की है इसमें इस मूल मंत्र का काफ़ी बड़ा योगदान है, फ्लाई टेस्ट फेल फिक्स। आप उड़ान भरिए, टेस्ट कीजिए, फेल होते हो तो उस कमी को दूर कीजिए। तो हमें भी प्राइवेट कंपनीज को आज़ादी देनी होगी, ऑटोनॉमी देनी होगी, तभी वो इनोवेशन ला सकेंगी। अदरवाइज तो देखो इनोवेशन लाना मुश्किल है। हमारे देश में स्पेस सेक्टर में जो इनोवेशन आया है वो देखो मेनली इसरो की तरफ से ही आया है, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से नहीं आया है। इसरो को तो जाना जाता है स्पेस सेक्टर में सस्ती सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब काफ़ी सारे देश की एजेंसीज इसरो से संपर्क करती हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने लॉन्च किया था और इस पर कॉस्ट आई थी 7 रुपये पर किलोमीटर से भी कम। इतना तो देखो हमारे देश में ऑटो रिक्शा चार्ज कर लेता है। तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आप स्पेसएक्स की तरह फ्लाई टेस्ट फेल फिक्स इस मूल मंत्र को अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट कीजिए ताकि इंडिया को हम स्पेस सेक्टर में एक बड़ी पावर बना सकें। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्पेस से संबंधित। हमारी इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।